नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक विचारकों की। और आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इनके राजनीतिक विचारों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 1889 में 1889 में हुआ और 1964 तक ये जीवित रहे। 1889 में इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था और इनके जन्म दिवस को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय रहे और स्वतंत्रता आंदोलन के आखिरी दौर में इनका कद जो है काफ़ी बढ़ गया था और सिर्फ एक नेता थे जो इनसे बड़े माने जाते थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, गांधी के बाद दूसरे नंबर पर जो है नेहरू ही आते थे। और इसी का परिणाम था कि ये भारत के प्रधानमंत्री बने 1946 में अंतरिम सरकार में और फिर उसके बाद निर्वाचित सरकार में 1952 में 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे अपनी मृत्यु पर्यंत। आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ नेहरू जो है भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। विदेश मंत्री इसलिए भी थे क्योंकि जब राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कांग्रेस की एक शाखा थी जो विदेश मामलों को संभालती थी, विदेशों से संबंधों के बारे में जो भी कार्यक्रम होता था उसको निर्धारित करती थी, उसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ही करते थे और वो ही मुख्य रूप से सक्रिय थे। इसका प्रभाव फिर आज़ादी के बाद भी देखने को मिला और उनकी सक्रियता बाद में भी जारी रही और उन्होंने विदेश मंत्रालय जो है अपने पास ही रखा अपने मृत्यु पर्यंत। और भारत की जो विदेश नीति है, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति, उसके जन्मदाता भी नेहरू को ही कहा जाता है। इनके योगदान को देखते हुए 1955 में, हालांकि इनकी ही सरकार थी, 1955 में इनको भारत रत्न दिया गया। नेहरू जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा एक और इनकी जो सर्वप्रसिद्ध पुस्तक है, सभी ने शायद नाम सुना होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न पहलुओं की, विभिन्न संस्कृतियों की, विभिन्न दौर की, विभिन्न काल का जिक्र जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया गया है। और एन ऑटोग्राफी में ये जो है अंग्रेजी दौर के भारत की और स्वतंत्रता आंदोलन के जो घटनाक्रम है उसका विश्लेषण इन्होंने ऑटोबायोग्राफी में किया है। नेहरू जी जो है मार्क्सवाद से काफ़ी प्रभावित थे। इनकी अगर विचारधारा के स्तर पर देखें तो मार्क्स और लेनिन दोनों से काफ़ी स्तर तक प्रभावित रहे और लेनिन ने जो क्रांति की थी रशिया में उसका भी इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ ये औद्योगिकरण के समर्थक माने जाते हैं, हैवी इंडस्ट्री के समर्थक माने जाते हैं। तो ये था नेहरू जी का एक ओवरव्यू। आगे हम देखते हैं इनके विचारों का पहला पक्ष यदि जाने तो नेहरू जी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या था। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात करते हैं। नेहरू जी ये मानते थे कि विज्ञान और तकनीक में इतना दमखम है कि विज्ञान और तकनीक के विकास के बदौलत भारत जो है स्वनिर्भर बन सकता है। स्वनिर्भर, या आजकल जिस शब्द की ज़्यादा चर्चा हो रही है, आत्मनिर्भर। तो ये चर्चा कोई नई नहीं है, उस जमाने से ही है। यानी नेहरू जी भी आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते थे। आज की सरकार जो है उसका जो भी आत्मनिर्भर भारत पर ही है
और इसके लिए वो मुख्य सहारा मानते थे कि विज्ञान और तकनीक का जितना विकास होगा उतना ही आत्मनिर्भरता की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसलिए इनका मुख्य जोर रहा कि विज्ञान और तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए। यहाँ इनका मत जो है गांधी से भिन्न माना जाता है। गांधी खुद मशीनों के आलोचक रहे हैं। वो मानते थे कि मशीन जो है श्रम को प्रतिस्थापित कर देती है। गांधी जी उस मशीन का समर्थन करते थे जो श्रम को प्रतिस्थापित न करे, यानी वो चरखे के समर्थक थे लेकिन हैवी इंडस्ट्री के समर्थक नहीं थे। लेकिन यहाँ नेहरू जी हैवी इंडस्ट्री के समर्थक माने जाते हैं और इनको जो है एक विकास का जरिया मानते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि विज्ञान से देश में आर्थिक संपन्नता आएगी, आर्थिक रूप से खुशहाल बनेगा देश, आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनेगा और आर्थिक शक्ति के बाद देश में स्वतंत्रता सही मायनों में। राजनीतिक रूप से तो भारत स्वतंत्र 1947 में हो गया था, लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्रता के लिए जरूरी था कि हम किसी विदेशी ताकत पर आर्थिक रूप में निर्भर ना रहें, विदेशी सामान पर निर्भर ना रहें और अपने बलबूते पर अपना जो काम है वो चलाएं। इसको नेहरू जी ने आर्थिक शक्ति कहा है और आर्थिक शक्ति या आर्थिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जरूरी माना है विज्ञान को। फिर आगे वो कहते हैं कि आर्थिक के साथ साथ विज्ञान जो है सामाजिक क्रांति में भी सहायक होगा। सामाजिक क्रांति से उनका मतलब है कि समाज में जो अविवेकी परंपरा है, भारत की इरेशनल थॉट, अविवेकी परंपरा यानी बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना, अंधविश्वास कर लेना, तो भारत की जो अविवेकी परंपरा है वह कमजोर पड़ेगी जब जब विज्ञान का विकास होगा और व्यक्ति तार्किक बनेंगे। जहां तर्क आएगा वहां अंधविश्वास अपने आप खत्म हो जाएगा, तार्किक भी बनेंगे और विवेकशील बनेंगे। इस प्रकार समाज में भी क्रांति विज्ञान के द्वारा की जाएगी, ऐसा नेहरू जी का मानना था। इसके साथ ही नेहरू जी मानते थे कि विदेशी ताकतों से लोहा लेने के लिए भी जरूरी है कि भारत विज्ञान और तकनीक का पर्याप्त रूप से विकास करे। यानी जो प्रतिस्पर्धी राष्ट्र हैं उनके साथ चाहे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी हो या फिर जैसा भी व्यवहार हो, उसके लिए जरूरी है कि हम खुद जो है अपने बलबूते पर विज्ञान और तकनीक का विकास करें, तभी जो है उनको काउंटर कर पाएंगे, उनका मुकाबला कर पाएंगे। नेहरू जी के विचारों का पक्ष, दूसरा पक्ष है मानवतावाद। तो नेहरू के मानवतावाद की यदि हम बात करते हैं तो नेहरू के मानवतावाद के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है वैज्ञानिक आयाम, या पहला आयाम है वैज्ञानिक आयाम और दूसरा आयाम है, दूसरा पक्ष है आध्यात्मिक आयाम। वैज्ञानिक आयाम में वे तर्क और विवेक को महत्व देते हैं। उनके वैज्ञानिक चिंतन की हमने बात की। और आध्यात्मिक आयाम में वो महत्व देते हैं नैतिकता को, यानी तर्क और विवेक को यदि नैतिकता के साथ मिला देते हैं तो नेहरू का मानवतावाद बनता है। और नैतिकता में आस्था को वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि नैतिकता में यदि व्यक्ति की आस्था है, नैतिकता में आस्था से क्या होता है कि व्यक्ति में नैतिक चेतना का विकास होता है। और नैतिक चेतना के विकास से फिर आगे क्या होगा कि एक व्यक्ति और समुदाय, दो सांसारिक पक्ष होते हैं और व्यक्ति के चिंतन में इन दोनों को लेकर अलग अलग पक्ष विपक्ष
की भावना पाई जाती है। तो नेहरू जी कहते हैं कि जब व्यक्ति में नैतिक चेतना का विकास होगा तो व्यक्ति समुदाय के और खुद के, व्यक्ति अपने स्वयं के और समुदाय के हितों के बीच समन्वय कर पाने में जो है सक्षम हो पाएगा। यानी वो सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए काम नहीं करेगा, समुदाय की भलाई के लिए भी काम करने में सक्षम हो पाएगा। किस वजह से? नैतिक चेतना के विकास की वजह से। और नैतिक चेतना में विकास कैसे होगा? नैतिकता में आस्था से। अब नेहरू जी बताते हैं कि किस प्रकार जो है नैतिकता का विनाश हुआ है। वो कहते हैं कि कुछ कारकों ने मिलकर के मानव की जो गरिमा है उसका विनाश किया है या नैतिकता का विनाश किया है। उन कारकों में शामिल करते हैं जो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां थी और मानव में स्वभाव में आई विकृति, साथ ही साथ मानव का स्वार्थपूर्ण होता व्यवहार यानी स्वार्थी व्यवहार। इन तीनों की वजह से व्यक्ति अपनी जो व्यक्तित्व की मूलभूत गरिमा है, यानी व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है, गरिमापूर्ण जो स्वभाव होता है, उससे वंचित हो गया है, उससे कहीं परे चला गया है। और इसके उपचार के रूप में वो क्या कहते हैं कि किस प्रकार इसका उपचार किया जाएगा। तो इसके उपचार के लिए नेहरू जी सुझाते हैं कि व्यक्ति में आंतरिक प्रेरणा का विकास हो, साथ ही उसमें उस प्रेरणा के संदर्भ में कुछ कार्य कर सकने का सामर्थ्य हो। इन दोनों को यदि मिला दिया जाएगा तो यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और जो व्यवस्था बनेगी वह व्यवस्था न्यायपूर्ण होगी। यानी इसमें समुदाय और व्यक्ति के हितों का समन्वय अच्छे तरीके से हो पाएगा, सभी की भलाई हो पाएगी। यानी सार रूप में यदि हम देखें तो नेहरू जी ये कह रहे हैं, या कह सकते हैं कि उनके जो मानवतावाद का मुख्य लक्ष्य है, उनके मानवतावाद का मुख्य लक्ष्य है मानव कल्याण। मानव कल्याण के लिए वो साधन बताते हैं नैतिकता को, और नैतिकता के साथ साथ तर्क और विवेक को। और कहते हैं कि स्वार्थ के आधार पर काम नहीं करना चाहिए, हमें अपनी आंतरिक प्रेरणा और सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए ताकि न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण हो सके और मानव कल्याण में वृद्धि हो सके। ऐसा नेहरू जी का मानना था। यदि हम नेहरू जी के राजनीतिक विचारों को जानें तो हम कुछ महत्वपूर्ण पक्षों की यहाँ जो है विवेचना कर लेते हैं कि राजनीतिक विचारों में कौन कौन से पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो सबसे पहला पक्ष आता है राष्ट्रवाद का। नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि वो महान राष्ट्रवादी थे। महान राष्ट्रवादी का मतलब कि सबसे पहले उनके लिए राष्ट्र ही था, राष्ट्र उनके लिए सर्वस्व था। नेहरू जी के शब्दों में यदि हम राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति करें तो नेहरू जी कहते हैं कि राष्ट्रवाद आत्म प्रशंसा की श्रेष्ठ अवस्था है। इसको अभी समझते हैं। आत्म प्रशंसा की श्रेष्ठ अवस्था। इसको समझने के लिए आप ये देखें कि एक व्यक्ति है, उसका मैं का दायरा यानी उसके स्वार्थ का दायरा इतना है, उसके दायरे में सिर्फ वो व्यक्ति खुद ही आता है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसके दायरे में वो खुद आता है और साथ ही उसका परिवार भी आता है। यानी इसके जो दायरा है, स्वार्थ का दायरा या मैं का दायरा, वो थोड़ा सा बड़ा है। एक तीसरा व्यक्ति है, उसका दायरे में फिर गांव भी इसमें आ जाता है, यानी गांव, पूरे गांव को वो अपना समझता है। ठीक है। अब इस दायरे को बढ़ाते बढ़ाते नेहरू जी कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति
राष्ट्र को भी अपने मैं के दायरे में, अपने स्वार्थ के दायरे में ले लेता है, यानी खुद को राष्ट्र का हिस्सा मानता है और राष्ट्र का गुणगान करता है। तो यानी यहां जब व्यक्ति आत्म प्रशंसा कर रहा है इस अवस्था में, तो सिर्फ स्वयं की प्रशंसा कर रहा है। दूसरी अवस्था में यदि स्वयं की प्रशंसा करे या स्वयं के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त करे, तो वो सिर्फ परिवार उसमें शामिल होगा, यहाँ गांव शामिल होगा, फिर तालुका, राज्य शामिल होगा। सबसे बड़ी अभिव्यक्ति नेहरू जी कहते हैं कि राष्ट्र या नेशन जो है वो आत्म प्रशंसा की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, श्रेष्ठ अवस्था है। ये नेहरू जी का विचार है। हालांकि इसके आगे भी हम आयाम में जा सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में यदि हम देखें तो नेहरू जी का ये कथन सत्य प्रतीत होता है कि आत्म प्रशंसा की या आत्मिक अभिव्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी होती है, जब व्यक्ति राष्ट्र के विचार में स्वयं को आत्मसात कर लेता है, राष्ट्र को स्वयं का और स्वयं को राष्ट्र का हिस्सा मानता है। उस अवस्था को नेहरू जी श्रेष्ठ अवस्था कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और नेहरू जी यहां कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, यानी नेहरू जी का जो राष्ट्रवाद था वो प्रचलित राष्ट्रवाद से थोड़ा सा अलग था, यानी उसमें सिर्फ संकीर्ण धारणा नहीं थी। संकीर्ण धारणा का मतलब सिर्फ मैं ही हूं, यानी अपने से हीन समझना दूसरे राष्ट्रों को, उनके साथ सम्मानता का भाव नहीं रखना या कट्टर राष्ट्रवादी हो जाना, और एक हठधर्मिता का हठधर्मिता के विचार का भी इनके राष्ट्रवाद में अभाव पाया जाता है। साथ ही साथ इनका जो राष्ट्रवाद है वह विस्तारवादी नहीं है। विस्तारवादी का मतलब कि भारत दूसरे देशों पर जिस प्रकार औपनिवेशिक देशों ने अपना विस्तार किया था उस प्रकार से विस्तार करने लगे, तो नेहरू जी का राष्ट्रवाद ऐसा भी नहीं है, यानी प्रगतिशील राष्ट्रवाद है उनका, और वो चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो उदार हो और सहनशील हो। उदार सहनशील का मतलब ये हुआ कि अपने जो सहयोगी राष्ट्र हैं उनकी बात भी सुने, उनके पक्ष को भी जाने समझे और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संकीर्ण विचारों के आधार पर या हठधर्मिता के आधार पर राष्ट्रनीति का संचालन किया जाए, ऐसा उनका मानना नहीं था। यदि सार रूप में देखें तो उस समय के राष्ट्रवाद का या नेहरू जी के राष्ट्रवाद का क्या मुख्य लक्ष्य था, तो उनका जो राष्ट्रवाद का मुख्य सबसे बड़ा लक्ष्य था स्वतंत्रता। देश उस समय स्वतंत्र था और नेहरू जी के राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा लक्ष्य स्वतंत्रता ही था। और स्वतंत्रता के बाद देशभक्ति की भावना का संचार करना, ताकि देश के नागरिक जो है देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। और यहाँ इनकी देशभक्ति भी हिंसक ना होकर के नैतिक उत्थान की देशभक्ति थी, ताकि सब राष्ट्रीयता की भावना को आत्मसात करके और राष्ट्र के विकास में अपने बलबूते पे, अपने बूते अनुसार जितना योगदान हो वो दे सके, ऐसा इनका मानना था। ये इनका राष्ट्रवाद का विचार था। नेहरू जी के लोकतंत्र का विचार यदि हम देखें, राजनीतिक विचारों का दूसरा पक्ष लोकतंत्र, तो नेहरू जी स्वयं एक संपन्न परिवार से थे और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो भी पश्चिमी माहौल में हुई थी। बाद में इंग्लैंड भी ये पढ़ने गए थे, यानी इनका जो शिक्षा दीक्षा था पूरा पालन पोषण पश्चिमी लोकतांत्रिक परंपरा में ही हुआ था। पश्चिम की जो लोकतांत्रिक परंपरा थी उनका इन पर काफी असर था और ये इनके चिंतन में भी झलकता है। ये लोकतंत्र के बड़े प्रशंसक माने जाते हैं। नेहरू जी ने जो प्रमुख पश्चिमी विचारक थे जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, मिल का स्वतंत्रता का विचार, मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का विचार इत्यादि, रूसो के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं।
और यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को रिवाइज भी कर सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू हमारे सिलेबस में नहीं है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का विचार दिया था। इन सभी विचारकों का अध्ययन नेहरू जी ने किया था गंभीरता पूर्वक, और इस प्रकार उनके लोकतंत्र के विचार जो है विकसित हुए थे। नेहरू जी कहते हैं कि लोकतंत्र जो है कोई एक लक्ष्य नहीं है जिसे एक बार में पा लिया जाएगा। वो मानते हैं कि यह एक जीवन पद्धति है और उसे अपने जीवन में विकसित करके रोजमर्रा के जीवन में जो है ढालना होगा। साथ ही एक बौद्धिक दशा है। बौद्धिक दशा कैसे कि हमें अपनी मन बुद्धि को इस प्रकार से ढालना होगा कि दूसरे पर वर्चस्व की भावना हमारे मन में आए ही नहीं। सभी का सम्मान करने की भावना हो, सबके साथ चलने की भावना हो। वह दशा और वह जीवन पद्धति लोकतंत्र है। लोकतंत्र को नेहरू जी 3 घटकों से मिला हुआ मानते हैं। पहले वो बात कहते हैं कि स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। दूसरी बात, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। अगर सभी की स्थिति समान नहीं है तो लोकतंत्र सार्थक नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी समानता होनी चाहिए, यानी राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय की बात भी वो कर रहे हैं। इन्हीं से मिलकर के बनता है लोकतंत्र। इन्हीं से मिलकर के लोकतंत्र का निर्माण होता है। यहाँ स्वतंत्रता के बारे में भी वो अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता की भी कुछ पूर्व शर्तें हैं। पूर्व शर्तों में यदि हम देखें तो आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन का मतलब स्वतंत्रता का उपभोग करते समय हमें जो है अनुशासित रहना चाहिए, खुद पर अनुशासन करना चाहिए, अपने कृत्यों पर लगाम रखनी चाहिए। साथ ही दूसरे के विचारों का आदर करना चाहिए, यानी सहिष्णु रहना चाहिए, सहिष्णुता का पालन करना चाहिए, और हमारे मन में शांति की भावना रहनी चाहिए। तो ये 3 पूर्व शर्तें हैं स्वतंत्रता की, और स्वतंत्रता, समानता और आर्थिक न्याय के साथ मिलकर के लोकतंत्र को जन्म देती है या लोकतंत्र का संभव बनाती है। फिर आगे नेहरू जी कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र में कानून का शासन हो या विधि का शासन हो। विधि के शासन के साथ एक संविधान भी उस देश में होना चाहिए ताकि शासक अपनी मनमानी न कर पाए। संविधानवाद और देश के नागरिकों को भी कुछ अधिकार दिए जाएं जिन्हें नागरिक अधिकारों का नाम दिया। नागरिकों को अधिकार, सरकार के संचालन के लिए संविधान और विधि का पालन, ये जरूरी शर्तें हैं लोकतंत्र की। नेहरू जी सिद्धांत रूप में विकेंद्रीकरण पर भी बल देते हैं। विकेंद्रीकरण पर इन्होंने बल दिया। हालांकि जब इन्होंने सरकार चलाई, प्रधानमंत्री बने, उस समय इस विचार के साथ थोड़ा सा विरोधाभास नजर आता है, क्योंकि यहाँ इन्होंने अपना लिया योजनागत विकास को, जिसमें ऊपर से निर्देश दिए जाते थे और राज्यों को इम्प्लीमेंट करना होता था। फिर यहाँ जो है इन्होंने पंचायती राज को भी नहीं अपनाया था। वो बाद में 1959 में हल्के फुल्के स्तर पर शुरू किया गया था, लेकिन सिद्धांत रूप में ये मानते थे कि विकेंद्रीकरण जरूरी है लोकतंत्र के लिए। और लोकतंत्र के जिस स्वरूप का ये समर्थन करते हैं वो संसदीय लोकतंत्र है। और संसदीय लोकतंत्र का न सिर्फ सिद्धांत के रूप में बल्कि इनके व्यवहार में भी दिखाई देता है। यानी व्यवहार में यदि हम देखें तो नेहरू जी अपनी कांग्रेस, हालांकि उस समय काफ़ी बड़ी पार्टी थी और लगभग हर राज्य में सत्ता में थी, लेकिन नेहरू जी ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि जो विरोधी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, उनको कुचल दिया जाए और सिर्फ कांग्रेस का ही एक छत्र राज स्थापित किया जाए। वो विरोधियों का सम्मान करते थे। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब लोकसभा के उपचुनाव होते थे तो यदि कोई अच्छे विपक्षी उम्मीदवार होते थे तो नेहरू जी कांग्रेस का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करते थे, ताकि संसद में बहस का अच्छा माहौल बना रह सके
और संसद को अच्छे वक्ता मिल सके। इसलिए नेहरू जी जो है लोकतंत्र के बड़े समर्थक माने जाते हैं, व्यवहारिक रूप में भी। फिर इनका व्यवहारिक उदाहरण हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी असहमति के बावजूद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मंजूरी दी। हालांकि खुद व्यक्तिगत स्तर पर ये जो ऐसा नहीं मानते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। दूसरा उदाहरण एक हिंदू कोड बिल का भी आता है। हिंदू कोड बिल में कई नेता नेहरू जी से असहमत थे। उनमें एक नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति का भी आता है। तो उस बिल पर भी इन्होंने सभी को समावेशित करने का प्रयास किया, सभी के विचारों को इस बिल में समावेशित करने का प्रयास किया। तो यहाँ कह सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र न सिर्फ सिद्धांत में बल्कि उनके व्यवहार में भी झलकता था और अपने विरोधियों की बातों का वो सम्मान देते थे, विरोधी विचारों का सम्मान करते थे। इनके विचारों का अगला बिंदु आता है धर्मनिरपेक्षता। शायद इसके बिना नेहरू जी का चिंतन अधूरा रहेगा। यहां नेहरू जी की धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं था कि वो धर्म विरोधी हैं, यानी नेहरू जी धर्म विरोधी नहीं थे। पहली बात, वो जो है सकारात्मक धर्म में जो भी सकारात्मक पक्ष होता था, चाहे कोई भी धर्म हो, उसके सकारात्मक पक्ष को अपनाते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, और जो भी नकारात्मक पक्ष होता था उसकी आलोचना करते थे। साथ ही इन्होंने कहा कि राज्य में यानी सरकार में और राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धर्म का स्थान नहीं होना चाहिए, यानी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और नेहरू जी ने जो है सांप्रदायिकता के हर स्वरूप का विरोध किया। सांप्रदायिकता किसी भी स्तर पर हो, राजनीति में हो, समाज में हो, सांप्रदायिकता का विरोध किया और सहिष्णुता का समर्थन किया। सहिष्णुता का मतलब होता है हर धर्म की बातों को समान रूप से महत्व देना। तो नेहरू जी ने सहिष्णुता का समर्थन किया। अब नेहरू के धर्म को यदि हम एक लाइन में समेटें तो नेहरू के धर्म में यानी नेहरू का धर्म बराबर क्या था, तो सबसे पहले उनके धर्म में आती है इच्छा मानव कल्याण की। यानी जिस भी धर्म में मानव कल्याण की बात की गई है उस धर्म की नेहरू जी प्रशंसा करते थे। फिर दूसरा पक्ष सत्य की खोज। जो भी मानसिक पक्ष थे, मानसिक उद्वेलना के पक्ष थे, मानसिक जिज्ञासा के पक्ष थे, उन सब की खोज करना, उनकी तह तक पहुंचना तर्क और विवेक के आधार पर। यदि कोई धर्म इसका मार्ग सुझाता था, जैसे कि गीता की वो प्रशंसा करते हैं, और इसके बाद इनके धर्म का अगला पक्ष देखें तो ये किसी भी धर्म की मानव कल्याण प्लस सत्य की खोज माइनस पूजा पद्धति, यानी ये किसी पूजा पद्धति में, अर्चना में विश्वास नहीं करते थे, और कोई अंधविश्वास यानी ऐसी बात जिसका कोई तार्किक आधार न हो उसकी ये आलोचना करते थे। तो यही था नेहरू जी का धर्म, यानी कि मानव कल्याण की बात हो, सत्य की खोज हो, और पूजा पद्धति अंधविश्वासों में इनका विश्वास नहीं था। ठीक है, ये था नेहरू जी का धर्म। अभी आगे चलते हैं और नेहरू जी का समाजवाद का विचार देखते हैं।
जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने या उससे एक दो दशक पहले से ही यह बहस शुरू हो गई थी कि समाजवाद बेहतर है या पूंजीवाद बेहतर है। और समाजवाद या मार्क्सवाद में दो बड़े नाम आते हैं। पहला तो इस विचारधारा का जन्मदाता मार्क्स, और इस विचारधारा को सबसे पहला व्यवहार में लाने वाला लेनिन। इन दोनों से नेहरू जी बहुत ही प्रभावित होते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने रूस को एकाएक क्रांति कर दी थी, खास करके लेनिन ने, यानी एक जिस पृष्ठभूमि में, जिस सामाजिक परिवेश में रूस था, उससे अचानक क्रांति करके और एक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ लेनिन के विचारों से, लेनिन की क्रांति से ही संभव हो पाया था। इसलिए इनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ नेहरू जी मार्क्सवाद का अंधा अनुकरण नहीं कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मार्क्सवाद को आंख बंद करके उसके पीछे पीछे नहीं चलना चाह रहे हैं। नेहरू जी कह रहे हैं कि मार्क्सवाद को या समाजवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में ठीक उसी प्रकार लागू नहीं किया जा सकता जिस प्रकार रूस में लागू किया गया था या सोवियत संघ में लागू किया गया था। उसे कुछ बदलावों के साथ लागू करना होगा। साथ ही साथ नेहरू जी कहते हैं कि समाजवाद एकमात्र ऐसा तरीका है, समाजवाद एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे गरीबी दूर की जा सकती है, देश की जो भुखमरी है, बेरोजगारी है, वो दूर की जा सकती है। लेकिन इनके समाजवाद में क्या शामिल नहीं था? तो इनके समाजवाद में शामिल नहीं था निजी संपत्ति का उन्मूलन। जिस प्रकार सोवियत संघ में जब समाजवाद आया तो वहां निजी संपत्ति का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया था और सब कुछ राज्य ने अपने हाथ में ले लिया था। उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य ने नियंत्रण कर लिया था। वैसा नेहरू जी ने नहीं किया, निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं किया। उनका मानना था कि निजी प्लस सार्वजनिक इन दोनों के सहकारी प्रयासों से या साझे प्रयासों से हम जो है समाजवाद लाएंगे और उससे ही हम आर्थिक उन्नति करेंगे। यानी नेहरू जी ने निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं किया, साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया। नेहरू के मॉडल की यदि हम बात करें तो उनके मॉडल में मिश्रित अर्थव्यवस्था तो थी, यानी कि निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, लेकिन साथ ही साथ वो इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन की भी बात करते हैं। और आर्थिक नियोजन के रूप में इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के महत्व को स्वीकार किया। पंचवर्षीय योजनाओं का विचार इन्होंने सोवियत संघ से लिया था। पंचवर्षीय योजनाओं और आर्थिक नियोजन पर जोर दिया और इन पंचवर्षीय योजनाओं आर्थिक नियोजन में इन्होंने क्या किया कि सरकारी भारी उद्योग स्थापित किए, सरकारी स्वामित्व वाले, सरकार के स्वामित्व वाले भारी उद्योगों की स्थापना की। क्योंकि ताकि रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि उस समय भारत का निजी क्षेत्र इतना सबल नहीं था कि एक बड़ी पूंजी के दम पे और भारी उद्योगों की स्थापना कर सके। इसलिए नेहरू जी ने छोटे उद्योगों को निजी उद्यमियों के लिए छोड़ दिया और सरकार का जो मुख्य जोर रहा वो भारी उद्योगों पर रहा। यानी हैवी इंडस्ट्री सरकार के स्वामित्व में स्थापित की गई और नेहरू जी इन भारी उद्योगों को भारत का मंदिर कहते थे। यानी वो कहते थे कि भारत की उन्नति का रास्ता इन्हीं से होकर के गुजरेगा, इनसे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार से लोगों की आय का स्तर बढ़ेगा और उससे गरीबी कम होगी, देश में आर्थिक संपन्नता आएगी।
यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि नेहरू जी ने जो रूसी समाजवाद था, रूसी साम्यवाद था, उसका अंधानुकरण नहीं करके लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को जोड़ दिया। समाजवाद और लोकतंत्र दोनों एक साथ कैसे संभव होते हैं, ये हम नेहरू जी की कार्य पद्धति से सीख सकते हैं। लोकतंत्र को भी नष्ट नहीं होने दिया और देश की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त किया। ये था नेहरू जी का समाजवादी मॉडल। अब नेहरू जी का एक महत्वपूर्ण विचारों का पक्ष आता है, जो हालांकि काफी विवादास्पद भी है और यहाँ हमारे विषय से भी ज्यादा सरोकार नहीं है। जब हम विदेश नीति पढ़ेंगे उस समय इसका संदर्भ काफी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं और नेहरू जी का अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण जान लेते हैं। संक्षेप में जानेंगे। अधिक डिटेल के लिए हम जो है भारतीय विदेश नीति का विकास जब पढ़ेंगे उस समय नेहरू युग जो आएगा विदेश नीति का, वहां नेहरू जी के जो दृष्टिकोण है उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। संक्षेप में यदि हम देखें तो आप सभी जानते हैं कि भारत के पहले विदेश नीति थे, विदेश मंत्री थे और भारत के हितों के अनुसार, यानी राष्ट्रीय हित को देखते हुए और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति नेहरू जी ने प्रारंभ की। स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब क्या हुआ? यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व की बात करें तो पूरा विश्व, अधिकांश विश्व दो धड़ों में बंट गया था। एक संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट रूस के नेतृत्व वाला या सोवियत संघ के नेतृत्व वाला। तो नेहरू जी ने उस समय एक नया सिद्धांत दिया जिसे कहा गया गुट निरपेक्षता, और इसमें कई राष्ट्रों का इन्हें समर्थन भी मिला। अफ्रीकी राष्ट्र जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, और इन्होंने गुट निरपेक्ष रहते हुए यानी किसी भी गुट में शामिल ना होते हुए भारत की स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। इन्होंने अमेरिका से भी सहयोग लिया और यूएसएसआर से भी सहयोग लिया। हालांकि इनके विचारों की अधिक निकटता सोवियत संघ के साथ पाई जाती है, लेकिन अमेरिका से भी इनका सहयोग का रिश्ता रहा। रिश्तों में कटुता अमेरिका के साथ नेहरू के कार्यकाल में नहीं आई। फिर नेहरू जी के विचारों के अगला पक्ष यदि हम देखें तो नेहरू जी बड़े समर्थक थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ को वो विश्व शांति वाली संस्था मानते थे। संयुक्त राष्ट्र और विश्व शांति दोनों के ये बड़े समर्थक थे। इसके बाद जो अंधी होड़ उस समय मच गई थी गुटों में विभाजन के कारण, देश एक दूसरे के विरुद्ध हथियार इकट्ठे करते जा रहे थे, तो नेहरू जी ने विचार दिया निशस्त्रीकरण का और इन्होंने पूर्ण निशस्त्रीकरण की बात की। इन्होंने कहा कि पूर्ण निशस्त्रीकरण होना चाहिए। साथ ही साथ नेहरू जी ने भारत की स्वतंत्रता के बाद जहां उपनिवेश बचे रह गए थे उनके विरोध में नेहरू जी ने उपनिवेशवाद की मुखालफत की, उसका विरोध किया। उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवाद दोनों का इन्होंने विरोध किया। तो ये था नेहरू जी का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। इसके बारे में डिटेल में हम जो है विदेश नीति जब पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। अब एक तुलना और रह गई जिसे हम और समझ लेते हैं। हमारे राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू, दोनों का रिश्ता सहयोग का रिश्ता था, लेकिन कहीं कहीं बड़े मतभेद पाए जाते हैं दोनों में। और वो मतभेद क्या थे उनके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि गांधी भी हमारे सिलेबस में है और नेहरू भी हमारे सिलेबस में है, तो दोनों की वैचारिक भिन्नता, हालांकि मकसद एक था, साध्य एक था, साधन अलग अलग थे, लेकिन फिर भी
भिन्नता तो भिन्नता थी, इसलिए हम जान लेते हैं। तो गांधी जी का जो जोर था वो आध्यात्मवाद पर था, यानी गांधी जी एक परम शक्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर में विश्वास करते थे, जबकि नेहरू जी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वो विज्ञान में विश्वास करते थे। दूसरी बात, गांधी जी का मुख्य जोर था गांवों पर और उन्होंने ग्राम स्वराज की अपनी धारणा दी। वहीं नेहरू जी का जोर था समाजवाद पर और इन्होंने जो है आर्थिक नियोजन केंद्र से होता था, यानी केंद्र का नियंत्रण था, गांव का कोई नियंत्रण नहीं था, ऊपर से निर्देश दिए जाते थे। गांव में स्वराज की स्थिति यहां नहीं हो पाई, तो ये विरोधी विचार थे। दूसरी बात, जो पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी, पंचवर्षीय योजनाओं में के जरिए इन्होंने समाजवाद को स्थापित करने का प्रयास किया, तो ये एक मतभिन्नता है। गांधी जी का जोर था कुटीर उद्योगों पर, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। नेहरू जी का जोर रहा भारी उद्योगों पर, हैवी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए और इनको वो मंदिर कहते थे आधुनिक भारत के। गांधी जी का जोर था सर्वधर्म समभाव पर। और नेहरू जी का जोर था धर्मनिरपेक्षता पर। यहां धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव में क्या अंतर है कि सर्वधर्म समभाव जो है देसी विचार था, गांधी जी द्वारा विकसित किया गया, या भारत के जो पुरातन साहित्य था उसमें वर्णित विचार था। धर्मनिरपेक्षता एक पश्चिम से आयातित विचार था। तो नेहरू जी की पश्चिमी शिक्षा दीक्षा जो है धर्मनिरपेक्षता में झलकती है और धर्म से बिल्कुल निरपेक्ष हो जाते हैं वो। वहीं गांधी जी धर्म को सम्मान देते हैं, सभी धर्मों को सम्मान देने की बात करते हैं, सभी धर्मों के प्रति समान भाव, और सभी, नेहरू जी के विचार में सभी धर्मों से निरपेक्ष हो जाना। ये अलग अलग उनके विचारों के बिंदु थे। दूसरी बात, गांधी जी ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। क्यों आलोचना? क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में मुट्ठी भर नेता चुन के आते थे और वही सारा निर्णय लेते थे। वहीं नेहरू जी ने संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया। तो ये थे इनके मतभिन्नता के बिंदु। हमने पढ़े आज नेहरू जी के विचार, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसके जन्मदाता, और कुल मिलाकर के हम कहें तो आधुनिक भारत के जन्मदाता, क्योंकि इनका एक लंबा कार्यकाल रहा 1947 से 1964 तक, लगभग 17 साल का, और उसमें इन्होंने देश का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया कि किस तरफ देश जाएगा, इनके विचारों से बहुत हद तक निर्धारित हुआ। तो अगले विचार के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।